हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 3 अप्रैल और हम 3 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू की गई है। हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू की गई है। इसकी नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? इसकी जो नोडल एजेंसी है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण। एकीकृत पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प के रूप में लागू हुई है और पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। और इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। और यूपीएस रिटायर्ड होने से पहले पिछले 12 महीने में मिले औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करता है, बशर्ते कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। और ये योजना कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करने वाले लोगों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में भारत सरकार ने कब तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक। 6 जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, और झारखंड का एक जिला है जो पश्चिमी सिंहभूम, और महाराष्ट्र का भी एक जिला है गढ़चिरौली, ये शामिल है। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 30 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। और भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। 1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये सम्मेलन समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आकलन करने के साथ साथ उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? हाल ही में युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। 1 से 13 अप्रैल तक युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 आयोजित किया जा रहा है। और इस बार टाइगर ट्रायम्फ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का ये 4था संस्करण है। और ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास 2 चरणों में होता है। इसका पहला चरण विशाखापट्टनम में हो रहा है और इसे हार्बर फेज कहा जाता है। और इसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो होगा काकीनाडा के पास। कहाँ होगा? काकीनाडा के पास, जिसमें समुद्र और जमीन पर अभ्यास किए जाएंगे। और इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है मानवीय सहायता और आपदा राहत गतिविधियों के संचालन की क्षमता को विकसित करना है। क्या उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता और आपदा राहत गतिविधियों के संचालन की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं? दिए आए
चिली देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं। 1 से 5 अप्रैल तक चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंड अपनी आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं और राष्ट्रपति के रूप में बोरिक की ये पहली भारत यात्रा है। इस दौरे में चिली के राष्ट्रपति दिल्ली के अलावा आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे और ये चिली के किसी राष्ट्रपति का 16 वर्षों बाद भारत का दौरा है। 1 अप्रैल को चिली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉइंट स्टेटमेंट में पेरू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने की सहमति बनी और चिली दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के महामहिम प्रोबो सुबियांटो और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और श्रीलंका के हैं श्री अनुराकुमारा दिसानायके। श्रीलंका कौन है? श्री अनुराकुमारा दिसानायके और नेपाल के रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? हाल ही में आईपीएल डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो ये बने अश्विनी कुमार। कौन बने? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के 4 विकेट की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 31 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 18 में पहली जीत दर्ज की है। एमआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया था और अश्विनी अपने आईपीएल डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे। अश्विनी आईपीएल डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? हाल ही में भारत के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है अंचत शरत कमल ने। किसने लिया है? अंचत शरत कमल ने। भारत के सबसे सफल टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल ने अपने 26 साल लंबे इंटरनेशनल कैरियर को अलविदा कह दिया। 5 बार के ओलंपियन शरत का चेन्नई में संपन्न वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर आखिरी टूर्नामेंट रहा है और अंचत शरत कमल ने 5 फरवरी 2025 को पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी। 42 साल के शरत ने भारत के लिए 7 गोल्ड मेडल और 13 कॉमनवेल्थ गेम्स, भारत के लिए 7 गोल्ड समेत 13 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीते हैं और वे 10 नेशनल टाइटल जीतने वाले देश के पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? हाल ही में राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है शार्ली बोत्सवे। कौन बनी है? शार्ली बोत्सवे। शार्ली बोत्सवे ने 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला, जिससे वे इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। उन्होंने डोमिनिका की पेट्रिशिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है। यानी इनसे पहले कौन थी? वो थी डोमिनिका की पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, जो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। और शार्ली बोत्सवे को CHOGM 2024 यानी कॉमनवेल्थ हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान अपिया समूह में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया था। इसके महासचिव के रूप में जो पहले जो महासचिव थे उनके नाम है कुछ ऑर्नेल्ड स्मिथ, जो कनाडा से थे, जो 1965 से 75 तक रहे थे। और सर श्रीदत्त रामफल ये गयाना से थे, 1975 से 1990 तक रहे थे। और अमेका आन्युक्यू ये जो नाइजीरिया से 1990 से 99 तक। और डॉन मैककिनन ये न्यूजीलैंड से 1999 से 2008 तक। और कमलेश शर्मा जो ये भारत से थे, जो 2008 से 2016 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेम 2 पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किसने लॉन्च किया है? हाल ही में फ्रेम 2 यानी पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उसने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित इस मिशन को पूरी तरह से नागरिकों की टीम शामिल है, जो 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट में 3 से 5 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा करेगी। और इस मिशन का उद्देश्य है मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना, जिसमें 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे और जिनमें अंतरिक्ष में पहली बार एक्स रे परीक्षण और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का अध्ययन किया जाएगा। मुख्य विशेषता क्या है इसकी? लॉन्च की तिथि 31 मार्च 2025 को 9:46 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च का स्थान है लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। वाहन स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन रेजिलियंस फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। और कक्षा 267 मील यानी 430 किमी की ऊंचाई पर 90 डिग्री की ध्रुवीय कक्षा में। अवधि 3 से 5 दिन। जो प्रत्येक परिक्रमा होगी वो 46 मिनट लगेंगे। और पृथ्वी के ध्रुवों से गुजरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे परीक्षण करेगा और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का पहला प्रयास किया जाएगा। और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन की पहली बार अमेरिकी पश्चिमी तट पर रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल को यानी कल मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र 2 अप्रैल 2025 को विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस मनाता है, जिसका विषय है न्यूरोडाइवर्सिटीज और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास को आगे बढ़ाना। और इस वर्ष आयोजन न्यूरोडाइवर्सिटी और वैश्विक सतत विकास प्रयासों के बीच संबंधों पर केंद्रित है, जिससे यह दिखाया जा सके कि समावेशी नीतियां और प्रथाएं ऑप्टिज्म से प्रभावित व्यक्तियों को कैसे समर्थन दे सकती है और एसडीजी की प्राप्ति में योगदान कर सकती है। इस कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटीज द्वारा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इनका कुछ लक्ष्य है। यह लक्ष्य है 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण समावेशी स्वास्थ्यों के माध्यम से। और लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समावेशी शिक्षा नीतियों के माध्यम से। और लक्ष्य 8 है सभ्य कार्य और आर्थिक वृद्धि न्यूरोडाइवर्सिटीज के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। और लक्ष्य 10 है असमानताओं को कम करना, भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के प्रयासों पर जोर देना। और लक्ष्य 11 है सतत शहर और समुदाय ऑप्टिज्म फ्रेंडली शहरी बुनियादी ढांचे के माध्यम से। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में निधि तिवारी को भारतीय विदेश सेवा IFS को प्रधानमंत्री की नई प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। और हाल ही में नीति आयोग ने नीति NCAR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की है। और हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कॉस्प्ले चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में होगा। और टोंगा द्वीप में 7.1 की तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। और हाल ही में पाकिस्तान देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। और हाल ही में उत्कल दिवस ओडिशा राज्य में मनाया गया। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।